अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमने डिस्कस करना है फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 4 और लास्ट टॉपिक हमारा चल रहा था कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियस। दो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, दो अब हमारे रहते हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे। टोटल कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियस थे 4। सबसे पहले आती थी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसके बाद सेकंड था न्यूक्लियोप्लाज्म, थर्ड हमने पढ़ना था न्यूक्लियोलस और फोर्थ वन था क्रोमोसोम्स। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोप्लाज्म हम पढ़ चुके हैं, न्यूक्लियोलस और क्रोमोसोम हमने आज डिस्कस करना है। सबसे पहले न्यूक्लियोलस। तो जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर मैंने ड्रा किया था न्यूक्लियस का, उसके अंदर जो सबसे डार्क वाला पार्ट था जो ब्लू से मैंने हाईलाइट किया था वो स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोलस का। ठीक है, मैं दोबारा से उसको ड्रा कर देती हूँ स्ट्रक्चर को। हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियस की 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं, एक होती है आउटर और एक होती है इनर। जो आउटर होती है उसको एज इट ही न्यूक्लियर इन्वेल्प कहते हैं, लेकिन जो इनर होती है उसको हम न्यूक्लियर पोर्स भी कह सकते हैं। अब न्यूक्लियर पोर उसके अंदर उसको क्यों कहते थे न्यूक्लियर बाउंड्री, क्योंकि उसके अंदर से जितना मटीरियल है न्यूक्लियस से वो मूव होना है न्यूक्लियर पोर्स के जरिए। इसी के साथ एक डार्कली स्टेन्ड बॉडी प्रेजेंट है। ये जो ब्लू से हाईलाइट किया मैंने, ठीक है, ये है न्यूक्लियोलस और इसी न्यूक्लियोलस के साथ यहाँ पे क्रोमेटिन मटेरियल भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को आपने याद रखना है। आउटर है, इनर है, न्यूक्लियोलस है और ये क्रोमेटिन मटेरियल है। इस चीज़ को हमने आज डिस्कस करना है न्यूक्लियस को। न्यूक्लियोलस क्या है? डार्कली स्टेन्ड बॉडी है। कहाँ पे मौजूद होती है? विद इन द न्यूक्लियस मौजूद होती है। और सबसे मेजर इसका जो अहम पॉइंट है, एमसीक्यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि न्यूक्लियोलस वाहद ऐसा स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस के अंदर मौजूद जिसकी कोई भी आउटर बाउंड्री नहीं होती। ठीक है, कोई भी आउटर मेम्ब्रेन इसके ऊपर नहीं प्रेजेंट जो न्यूक्लियस से इसको सेपरेट कर रही है। क्यों ऐसा है? इसकी रीज़न क्या है? क्योंकि न्यूक्लियोलस जो है वो सेंटर में मौजूद है न्यूक्लियस के और उसे तो कोई बाउंड्री चाहिए ही नहीं, उसने सारे फंक्शन वहाँ पे परफॉर्म होने हैं। प्रोटीन की सेंसिस होनी है, राइबोसोम्स का बनना है, डीएनए आरएनए वहाँ पे मौजूद है। तो अगर कोई बाउंड्री बन जाती है तो वो किस तरह से मूव करेंगे? तो इस रीज़न की वजह से इसके पास कोई भी आउटर बाउंड्री नहीं है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे आएगा आपके कि वाई देयर इज़ नो आउटर बाउंड्री या नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अराउंड द न्यूक्लियोलस। उसके बाद सेपरेशन नहीं इसकी हो सकती रेस्ट ऑफ मटेरियल की। क्यों? क्योंकि उसके पास बाउंड्री नहीं है। उसके बाद हमने देखा था जो न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियर पोर्स हैं, वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफर करते थे। जैसे कि डिफरेंशिएटेड सेल हमने पढ़ा था कि रेड ब्लड सेल्स हैं, उनके अंदर कितने होते हैं? 2 to 3 होते हैं। और जो अनडिफरेंशिएटेड सेल हैं जिसकी अभी डेस्टिनेशन उसे नहीं पता है, उसने क्या बनना है, उसने लीवर बनाना है, उसने किडनी बनानी है, उसने हार्ट बनाना है, ठीक है, उसने लंग सेल्स बनाने हैं। तो उनका क्या था 3000 to 4000 न्यूक्लियर पोर्स मौजूद होते हैं। डिफर करता है विद द ऑर्गेनिज्म विद द सेल्स। इसी तरह न्यूक्लियोलस जो है उसका नंबर भी वेरी करता है विद इन द ऑर्गेनिज्म। किसी सेल में 1 न्यूक्लियोलस हो सकता है, किसी में 2 हो सकते हैं, किसी में पॉली भी हो सकते हैं, 1 2 से ज़्यादा। ठीक है, कंपोजिशन की बात करें तो जो न्यूक्लियोलस है वो 2 कंपोनेंट से मिलकर बनना है। ठीक है, फर्स्ट वन है ग्रेन्यूलर एरिया, उसके बाद सेकंड वाला है फिब्रिल एरिया। अब ग्रेन्यूलर एरिया जो है ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर उसके अंदर मौजूद होंगे ऐसे बाहर से। ठीक है, और ये क्या है? प्रिकर्सर है राइबोसोमल सब यूनिट का। आर राइबोसोमल सब यूनिट। जब हमने राइबोसोम की ऑर्गेनेली डिस्कस की थी तब एक टर्म पढ़ी थी पॉलीसोम्स। उसमें क्या था? मैसेंजर आरएनए पे जब बहुत सारे राइबोसोम्स आके अटैच हो जाते हैं तो उस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं पॉलीसोम, जहाँ पे उसका फंक्शन क्या परफॉर्म कर रहे थे? वो प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये वाला जो राइबोसोमल सब यूनिट्स है ये कहाँ पे मौजूद होते हैं? न्यूक्लियोलस के ग्रेन्यूलर एरिया पे। उसके बाद सेकेंड जो इसका कंपोनेंट है वो है फिब्रिल एरिया। फिब्रिल एरिया जो है इसकी कंपोजिशन की अगर बात करें तो डीएनए और आरएनए से मिलके बना होता है। ठीक है, जो डार्कली स्टेन्ड होगा वो न्यूक्लियोलस का ये ग्रेन्यूलर एरिया होगा, जो थोड़ा लाइट बैंड्स में शो होगा हमें वो उसका फिब्रिल एरिया होगा। अगर फंक्शंस की बात करें न्यूक्लियोलस के तो मेजर फंक्शन इसका राइबोसोम सिंथेसिस है। ये आपने पढ़ा है कि न्यूक्लियोलस इज द साइट फॉर द राइबोसोम सिंथेसिस। राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है? इसने क्या करना होता है? प्रोटीन की सिंथेसिस करनी होती है। अब प्रोटीन की सिंथेसिस क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हर बॉडी का फंक्शन परफॉर्म करने के लिए एंजाइम्स आर प्रोटीन नेचर, अमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है, डीएनए आरएनए है, सारे क्या प्रोटीन से मिलके बनते हैं। तो प्रोटीन की कंपोजिशन कहाँ पे, सिंथेसिस कहाँ पे हो रही है? न्यूक्लियोलस के अंदर। कहाँ पे? न्यूक्लियोलस के अंदर भी राइबोसोमल सब यूनिट के ऊपर। उसके बाद और राइबोसोमल सब यूनिट कहाँ मौजूद है? ग्रेन्यूलर एरिया पे।
उसके बाद इसके अलावा सिंथेसिस तो करता है ये न्यूक्लियोलस राइबोसोम्स की, उसके साथ साथ असेंबलिंग भी करता है, उसको जमा भी करता है, उसके बाद उसको एक्सपोर्ट भी करता है फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो एक्सपोर्ट कैसे करता है, उसके अंदर न्यूक्लियर पोर्स मौजूद हैं, जिन पोर्स के ज़रिए से इसने यहाँ पे प्रोटीन बना दी। उस प्रोटीन ने क्या करना है, न्यूक्लियर पोर्स के ज़रिए से बाहर सेल के साइटोप्लाज्म में मूव कर जाना है। अब साइटोप्लाज्म में क्यों मूव करता है, वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है, राइबोसोम्स मौजूद हैं, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम मौजूद है, सेंट्रियोल मौजूद है। हर प्रोटीन का जो इन्फॉर्मेशन है हर प्रोटीन की सेपरेट है, ठीक है। किसी प्रोटीन ने हमारे कुछ ऑर्गेनेलिज्म में जाके रेस्पिरेशन का प्रोसेस करना है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया में है, किसी ने राइबोसोम्स में जाके प्रोटीन सेंसिस करनी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाके सिक्रीशन करनी है। तो हर प्रोटीन का डिफरेंट फंक्शन जो परफॉर्म वो करेंगे, तो उसके लिए उसने मूव कहाँ से करना है, न्यूक्लियोलस के अंदर बनना है। न्यूक्लियोलस से मूव करके बाद साइटोप्लाज्म में जाना है और साइटोप्लाज्म में जाके ऑर्गेनेलिज के पास जाके मैक्सिमम फंक्शन अपना परफॉर्म करना है, ठीक है। तो न्यूक्लियोलस इज अ साइट वे राइबोसोम्स आर सिंथेसाइज्ड, असेंबल, ठीक है, इकट्ठे हो रहे हैं और एक्सपोर्ट टू द साइटोप्लाज्म में मूव कर रहे हैं। उसके बाद कैसे ये मूव कर रहे हैं, थ्रू न्यूक्लियर पोर्स। ये न्यूक्लियोलस था। उसके बाद इसी के साथ न्यूक्लियस के अंदर ये जो मटेरियल हमने लाइटली स्टेन्ड बनाया था, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है, इसको हम कहते हैं क्रोमेटिन मटेरियल, जो मैंने बताया था कंडेंस फॉर्म में होता है। और कब हमें नज़र आता है, कब विजिबल होता है, ड्यूरिंग जब सेल डिवीजन नहीं हो रही। जब सेल डिवीजन हो रही होती है तो यही क्रोमेटिन मटेरियल क्रोमोसोम्स की फॉर्म में हमें कन्वर्ट होता हुआ नज़र आता है, ठीक है, इस तरह से। पहले किस तरह का था, ऐसे था, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। लेकिन अब माइक्रोस्कोप से देखें हम, ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्या होना है, जब सेल ने डिवाइड करना है तो मेटाफेज प्लेट बनाता है। आपने 9th-10th में पढ़ा है, मियोसिस होती है, माइटोसिस होती है। सेकेंड ईयर में आप इसको एक्सप्लेन टॉपिक के साथ पढ़ोगे, मियोसिस माइटोसिस पूरा एक चैप्टर है, सेल साइकिल। अब इसमें क्या होता है, क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस फॉर्म में जब आता है तो इस तरह से इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स हमें नजर आता है, ठीक है, ड्यूरिंग सेल डिवीजन। अब क्रोमोसोम्स की अगर बात करें तो न्यूक्लियस इज डार्कली स्टेन्ड विद बेसिक डाई, ठीक है। अब यहाँ पे डाई का इस्तेमाल किया गया है, क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर 2 पार्ट्स ऐसे हैं जो कुछ प्रोमिनेंट नज़र आते हैं, कुछ प्रोमिनेंट नहीं नज़र आते। अब डाइज भी हम देख लो डिफरेंट कलर्स की होती हैं, कुछ डार्कली स्टेन्ड हो जाती हैं, कुछ लाइटली। तो जो डार्कली स्टेन्ड पोर्शन होगा न्यूक्लियस का, उसे हम कहेंगे न्यूक्लियोलस। और ऐसी स्टेन, ऐसी डाई जहाँ जो मटेरियल को कम, ठीक है, शाइनी और उसका कलर लाइट सा होगा, वो होगा क्रोमोसोम्स, ठीक है। वहाँ पे क्रोमेटिन मटेरियल का नेटवर्क मौजूद होगा। क्रोमेटिन मटेरियल इज प्रेजेंट, ठीक है, इन इट। अब क्या है, सेल डिवीजन के दौरान क्या होता है, क्रोमेटिड मटेरियल इज कन्वर्टेड इन क्रोमोसोम्स विच इज़ ओनली विजिबल ड्यूरिंग सेल डिवीजन। इस तरह से पहले नॉन डिवाइडिंग सेल की फेज़ जब आती है, एम्ब्रियोनिक स्टेजेस हैं, जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा, उस फेज़ में सिर्फ हमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नज़र आएंगे। जैसे ही सेल की कंपोजिशन बन गई है, सेल बन गए हैं, ठीक है, उनके ऑर्गन्स आपस में अपने फंक्शंस उन्होंने डिवाइड कर लिए हैं, तो क्या होता है, सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाती है। सेल डिवीजन जैसे ही स्टार्ट होगी हमें ये स्ट्रक्चर जो है कुछ इस तरह से नज़र आएगा। इसके भी डिफरेंट पार्ट्स हैं। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के जरिए अगर हम देखें तो क्रोमोसोम्स अपीयर टू मेड अप ऑफ आर्म्स एंड सेंट्रोमियर। अब देखो इस क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को देखो ज़रा, तो आपको क्या लग रहा है, इस तरह से ये इसके आर्म्स बने हुए हैं। इन आर्म को हम कहते हैं क्रोमाटिड, ठीक है। अब ये जो मिड वाला पार्ट है, जिसे मैं रेड से शो कर रही हूँ, जिसके ज़रिए से ये दोनों क्रोमाटिड अटैच है, उसको हम कहते हैं सेंट्रोमियर। ये क्या है, सेंट्रोमियर इज अ प्लेस वेयर स्पिंडल फाइबर्स अटैच ड्यूरिंग सेल डिवीजन। अब ये जो जब हमने सेल न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर डिस्कस करने से पहले क्लोरोप्लास्ट पढ़ा था, जब सेल डिवीजन हम लोगों ने पढ़ी है, वहाँ पे मैंने आपको बताया था सेल पहले इस फॉर्म में होते हैं, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई और ये इनके अंदर क्या है, क्रोमेटिन मटेरियल है, इस तरह से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में। लेकिन जैसे ही इनकी सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, तो क्या होता है, यही वाला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को अगर मैं बढ़ा करके दिखाऊं तो क्रोमोसोम इस शेप में आ जाते हैं और मिड प्लेट में अटैच हो जाते हैं। जब सेंट्रियोल पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि वो राइट एंगल मौजूद होता है, न्यूक्लियस के राइट एंगल पे मौजूद होता है, तो सेंट्रोमियर डबल हो जाता है और वहाँ से क्या ओरिजिनेट होते हैं, स्पिंडल फाइबर्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। अब वो स्पिंडल फाइबर तब हमने पढ़ा था एक स्ट्रक्चर होता है सेंट्रोमियर, जहाँ पे जाके अटैच हो जाते हैं, तो वो ये है, ये वाला पार्ट है गोल वाला राउंड फॉर्म में जो मैंने बनाया है, सेंट्रोमियर, जिसके साथ क्रोमेटिड अटैच है, ठीक है, इनको जोड़ रहा है, इनको टुगेदर फॉर्मेशन इसकी कर रहा है। अब इसके ऊपर क्या होता है, सेंट्रोमियर के ऊपर एक प्रोटीन मौजूद होती है जिसे हम कहते हैं काइनेटोकोर।
ये प्रोटीन्स इन स्पिंडल फाइबर्स को अटैच करने में हेल्प कर रही है, ठीक है। इसके ऊपर एक प्रोटीन मौजूद है काइनेटोकोर, अगर आपकी बुक पे नहीं मेंशन तो आपने नोट डाउन कर लेना है, नेक्स्ट आपको हेल्पफुल होगा। प्रोटीन होती है काइनेटोकोर जो क्या करती है, हेल्प करती है इसको स्टिकी अटैचमेंट करने में हेल्प करती है स्पिंडल फाइबर, ताकि इसके साथ अटैच हो, जब सेपरेट होना हो सेल डिवीजन के दौरान इसे हेल्प मिल सके। उसके बाद है क्रोमाटिड, तो ये जिस पार्ट के साथ अटैच है वो हो सेंट्रोमियर, और जो सेपरेट एक पार्ट है, ठीक है, ये फॉर एग्जांपल एक मैं बना रही हूँ, ये जस्ट एक, इसको मैं कहूँगी क्रोमाटिड। एक क्रोमोसोम्स के अंदर 2 क्रोमाटिड पाए जाते हैं और वो दोनों क्रोमाटिड आइडेंटिकल होते हैं। और क्रोमोसोम्स के ऊपर होता क्या है, जीन की इंफॉर्मेशन होती है कि इस जीन ने ये प्रोटीन बनानी है और इस प्रोटीन ने ये फंक्शन परफॉर्म करना है। जितना भी जेनेटिक मटेरियल है हमारा वो कहाँ पे मौजूद है, डीएनए में, और डीएनए कहाँ है, इन क्रोमोसोम्स, ठीक है। क्रोमोसोम की कंपोजिशन की बात करें तो ये डीएनए प्रोटीन्स से मिलके बना है, ठीक है। नेगेटिवली चार्ज कुछ प्रोटीन्स हैं, कुछ पॉजिटिवली चार्ज हैं, लाइक हिस्टोन है। तो क्रोमाटिड क्या है, ईच क्रोमोसोम्स कंसिस्ट ऑफ 2 आइडेंटिकल क्रोमाटिड, एक क्रोमाटिड है, एक सिमिलर, अगर इसके साथ का मिल जाए तो क्या बना देगा, क्रोमोसोम। एट द बिगिनिंग ऑफ सेल डिवीजन हेल्ड टुगेदर, अब क्या होता है जब सेल डिवीजन अभी स्टार्ट हुई है तो इस तरह से दोनों इकट्ठे जुड़े होते हैं। जैसे ही स्पिंडल फाइबर इनके ऊपर आके अटैच हो गए हैं तो स्ट्रक्चर ने क्या हो जाना है, एक क्रोमाटिड यहाँ सेपरेट हो गया, एक यहाँ सेपरेट हो गया, एक इस तरह से पोल्स की तरफ ये मूव कर जाते हैं अपने, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है, ऑल द इंफॉर्मेशन टू परफॉर्म एक्टिविटी, ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल आर परफॉर्म, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रोटीन्स मौजूद हैं, ये क्रोमाटिड है ना, यहाँ पे एक प्रोटीन फॉर एग्जांपल मौजूद है ए, ठीक है, इसी के कंप्लीमेंट यहाँ पे स्मॉलर ए मौजूद होगी। अब मैं कहूँ इस प्रोटीन ने एक एंजाइम बनाना है, जिस एंजाइम ने क्या करना है, हमारे स्टमक के लिए गैस्ट्रिक जूस रिलीज करना है। तो क्या होगा, ये एंजाइम क्या करेगा, ये जीन के पास इंफॉर्मेशन है कि इसने ये ऐसी प्रोटीन बनानी है जो एंजाइम सेक्रीट करेगी गैस्ट्रिक जूस। तो ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टी सिर्फ क्रोमोसोम के पास मौजूद है जिसके ऊपर जीन्स की इंफॉर्मेशन है, और ये इंफॉर्मेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए जो इनका डिफरेंस है ना प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का, उसमें आप मेजर पढ़ोगे कि इसके अंदर प्रोकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियस होता ही नहीं है, उसके अंदर क्रोमोसोम्स हैं ही नहीं, उसके अंदर जेनेटिक मटीरियल होता ही नहीं है, ठीक है। कन्वर्ट किस तरह से होता है वो हम डिटेल में देखेंगे। अच्छा, उसके बाद फंक्शन क्या है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वेरी करते हैं हर सेल में। अब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ह्यूमंस में कितने हैं आपको पता है, कितने हैं टोटल क्रोमोसोम्स ह्यूमन के अंदर, 46 क्रोमोसोम है। अगर पेयर की बात करें तो 23 पेयर्स होते हैं ह्यूमंस के अंदर क्रोमोसोम्स के। इसी के साथ अगर चिंपैंजी की बात करें जिससे हम इवॉल्व हुए हैं तो 48 क्रोमोसोम्स हैं, उनके पेयर्स कितने बनते हैं, 24 पेयर। ड्रोसोफिला की बात करें, फ्रूट फ्लाई जो होती है उसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं 4, और अगर पेयर की बात करें तो कितने बनते हैं, 2 पेयर्स हैं। इसी की तरह फ्रॉग की बात करें तो 26 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं और 13 पेयर ये बनते हैं। आपकी बुक में काफ़ी सारी एग्जांपल्स दी हैं, ठीक है, उनको मैं रीड आउट कर देती हूँ, तो ये आपने देख लेना है। अच्छा, बुक पे पेज नंबर 62 है, ठीक है। न्यूक्लियोलस सेम यही है, क्रोमोसोम्स का जो लास्ट पैराग्राफ है ना उसको मैं रीड आउट कर देती हूँ, वो आप देख लो 62 पेज नंबर। क्रोमोसोम्स इज कम्पोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन, ठीक है, डीएनए और प्रोटीन से मिलके बनता है। अब ऑल द इंफॉर्मेशन नेसेसरी टू कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ सेल इज लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम इन द फॉर्म ऑफ जीन्स। क्रोमोसोम के ऊपर क्या है, इन द फॉर्म ऑफ जीन्स, ऐसी प्रॉपर्टी मौजूद है क्रोमोसोम के पास कि वो प्रोटीन्स की फॉर्मेशन के लिए जीन इंफॉर्मेशन कैरी कर रही है, और वो जीन्स कहाँ मौजूद है, इन क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम में भी कहाँ है, इन क्रोमाटिड के ऊपर। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ऑल इंडिविजुअल्स ऑफ सम स्पीशीज रिमेन कॉन्स्टेंट जनरेशन आफ्टर जनरेशन। अब यहाँ पे 2 टर्म्स आती हैं, मियोसिस और माइटोसिस। सेल डिवीजन की ठीक है 2 फेजेस होती हैं। अब उसमें क्या होता है, मियोसिस के दौरान क्या होता है बेटा कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं वो हाफ रह जाते हैं ड्यूरिंग मियोसिस, लेकिन माइटोसिस की अगर बात करें तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं। तो वहाँ पे 2 टर्म्स आती हैं, एक होता है डिप्लॉइड और एक होता है हेप्लॉइड। अब डिप्लॉइड क्या होता है, जिसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 2n हो, ठीक है, और हेप्लॉइड क्या है, जिसके अंदर हाफ रह जाए, हेप्लॉइड टर्म होगी n। उसके बाद है इन मैनी ईच सेल कंटेन 46 क्रोमोसोम। ह्यूमंस के अंदर कितने होते हैं, 46 क्रोमोसोम। अगर पेयर की फॉर्मेशन में पूछे एमसीक्यूज अगर आपको आ जाए, हाउ मैनी पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन, 46 भी दिया होता है, 23 भी दिया होता है। अब बच्चों ने कहा हम लोगों ने टेक्स्ट बुक पे 46 लिखा है, वो ये नहीं देखते पेयर में पूछा हुआ है तो आप टिक कर देते हो तो रॉन्ग कंसीडर होगा। 23 पेयर्स होते हैं। फ्रॉग सेल्स हैव 26 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। चिंपैंजी हैज़ 48 क्रोमोसोम। देयर आर 8 क्रोमोसोम इन फ्रूट फ्लाई, ड्रोसोफिला।
वो जो फ्रूट के ऊपर मैंगो देख लो आप, ठीक है, या कोई भी फ्रूट है, आप बनाना देख लो, उसके ऊपर एक मक्खी होती है जो वाइट कलर की होती है, वाइट कलर की आइज़ होती हैं उसकी, ठीक है, और रेडिश सा और येलो सी लुक दे रही होती है, तो वो ड्रोसोफिला होती है, मेलानोगास्टर। हम ह्यूमंस की कोई भी हमने स्टडी करना है, किसी भी प्रोसेस को हम देख रहे हैं तो मॉडल हम ड्रोसोफिला को लेते हैं। माना जाता है कि उसका जेनेटिक मटेरियल जो है ड्रोसोफिला का ह्यूमन से मिलता जुलता है। 48 क्रोमोसोम इन पोटैटो, ठीक है, 14 इन गार्डन पी। अब इसमें से कोई भी आपको एमसीक्यूज आ सकता है। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन नॉर्मल बॉडी सेल्स इन डिप्लॉइड फॉर्म। अब डिप्लॉइड फॉर्म में अगर मैं कहूँ तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने मौजूद हैं, 2n है, ठीक है। तो कितने यहाँ पे होंगे, ह्यूमंस के अंदर कितने पेयर्स हैं, 46 हैं, तो 23 पेयर्स हैं। तो यहाँ पे कितना होगा, 2 मैं लिखूँगी 46 और यहाँ पे मैं लिखूँगी 23, ठीक है। हैप्लॉइड अगर वो रह जाएँ तो वो कितने रह जाएंगे, 23 रह जाएंगे। फिर हैप्लॉइड क्रोमोसोम n इज प्रेजेंट इन जर्म सेल्स। जर्म सेल्स कौन से होते हैं बेटा, ऐसे सेल जिनके आगे डिवीजन में उन्होंने सेक्स सेल्स बनाने हैं, मेल या फीमेल, ठीक है, जिनके अंदर डिवीजन होनी है, उसको हम कहते हैं जर्म सेल्स। ह्यूमन स्पर्म एंड एग्स हैव 23 एंड ड्रोसोफिला हैव 4 क्रोमोसोम्स, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर आपने देख लेना है, इसका ये जो कंपोजिशन है, फंक्शन देख लेना है। अगर मज़ीद आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझसे क्वेश्चन कर लो।